अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन फंक्शंस। कंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन फंक्शन बेसिकली बिलोंग करता है ये टॉपिक आपका इसका जो मेजर पेरेंट टॉपिक था उसका नाम था बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। उसके अंदर हम लोगों ने बाइनरी वेरिएबल्स एंड लॉजिकल ऑपरेशंस पहले पढ़ लिए इससे पिछली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन फंक्शंस, यानी कि एक तो हम कंस्ट्रक्शंस करेंगे यानी कि बूलियन फंक्शंस को बनाएंगे, उनके जरिए से कैसे कैलकुलेशंस परफॉर्म होती है, कैसे ट्रुथ टेबल बनते हैं वो डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग देखेंगे कि इसके यूजेज क्या है। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करें। सबसे पहले बूलियन फंक्शन है। बूलियन फंक्शन जो होता है ना, याद रखिएगा एक सिंपल, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं तो सबसे पहले ये एक मैंने लिखा यहाँ पर फंक्शन, ये एक्चुअली एक बूलियन एक्सप्रेशन है, लेकिन चले क्योंकि इसमें दो इनपुट्स हैं तो अब आप जब इस तरह से इसको लिखोगे कि हम लोग इस एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स यानी कि दो बूलियन वेरिएबल्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, दो इनपुट्स यूज कर रहे हो और साथ में आपने एक लॉजिकल ऑपरेशन एंड या और या नॉट इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमने फिलहाल और इस्तेमाल किया है। तो वेरिएबल्स और लॉजिकल ऑपरेशंस को मिलाने वाला जो काम करता है ना, वो कौन होता है? वो आपका एक फंक्शन होता है, उसको हम बूलियन फंक्शन का नाम देते हैं। तो जरा इसकी डेफिनेशन समझें। सबसे पहले बूलियन फंक्शंस डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन बाइनरी वेरिएबल्स। यहाँ पर बाइनरी वेरिएबल कौन से? जैसे कि ए एक बाइनरी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 या 1 है, बी एक बाइनरी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 या 1 है। ठीक है जी, तो दीज आर द बाइनरी वेरिएबल्स एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस। तो इन दोनों चीजों को, इनका रिलेशन बेसिकली जो डिस्क्राइब करता है दैट इज कॉल्ड एज बूलियन फंक्शन। हम उसको बूलियन फंक्शन का नाम देते हैं। They are important for digital logic design and are employed in formation of various digital circuits which are basis of computers. याद रखिएगा कि हम लोगों के ने जो भी यहाँ पर डिजिटल डिजाइन की बात करनी है या आपके पास जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर जो आप लोग इस्तेमाल करते हो, जितने भी डिजिटल डिवाइसेस, वो सारी जो चीजें हैं उनके अंदर हम लोग बूलियन फंक्शंस को ही बेसिकली यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ जी दे आर इंपॉर्टेंट फॉर डिजिटल लॉजिक डिजाइन, यानी कि लॉजिक डिजाइन जब भी आप लोगों ने बनाना है, लॉजिक डिजाइन बेसिकली लॉजिक गेट्स के अंदर बनेगा ना, तो जहां पर भी एंड और नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो लॉजिक एक हमारे पास लॉजिक गेट बनेगा जो एक फिजिकल हार्डवेयर इन तमाम कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है, वो बेसिकली कंप्लीट जो एक हमारे पास प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज लॉजिक डिजाइन एंड दे आर एम्प्लॉयड इन फॉर्मेशन ऑफ वेरियस डिजिटल सर्किट्स। बहुत सारे डिजिटल सर्किट्स को, डिजिटल सर्किट्स बेसिकली मजमूआ होता है लॉजिक गेट्स का, उसके ऊपर वायर्स या उसके ऊपर लॉजिकल ऑपरेशंस के तौर पे, यानी कि जो लॉजिकल ऑपरेशंस को कंप्यूट करेंगे वो हार्डवेयर उसके ऊपर इंस्टॉल होते हैं, उनको हम लोग डिजिटल सर्किट्स कहते हैं। जो 0-1 की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करे उसको डिजिटल सर्किट कहते हैं। बड़ा सिंपल सा है, तो याद रखिएगा कि डिजिटल सर्किट जब भी बात है, जब भी वर्ड डिजिटल आए ना, तो समझ जाएं कि एक ऐसी डिवाइस जो 0 और 1 के ऊपर काम करती है, यानी कि सिर्फ 0 और 1 की इनपुट लेती है और उसी की आउटपुट प्रोवाइड करती है। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, विच आर द बेसिस ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि जिनकी वजह से कंप्यूटर हम बना पाते हैं, या फिर आप लोग जो वॉच है, कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉच है, स्मार्ट वॉच है, या फिर हम लोग कैलकुलेटर की एग्जांपल ले लेते हैं, लैपटॉप्स की एग्जांपल ले लें, मोबाइल फोन की एग्जांपल ले लें, टैबलेट्स की एग्जांपल्स ले लें, ये सारी जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ये सारी किस तरह से बनती हैं? इन्हीं डिजिटल सर्किट से। और यही डिजिटल सर्किट्स बेसिकली क्या करते हैं, जो डिजाइन इस्तेमाल करते हैं या जो कैलकुलेशन, जो कंप्यूटेशन पीछे इस्तेमाल करते हैं, वो बूलियन फंक्शंस के जरिए से बनती है। अंडरस्टैंडिंग द बूलियन फंक्शन, फिर से एक बार जो उसकी प्योर डेफिनेशन है, ये पॉइंट भी आप डेफिनेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, नंबर 2 पे, अ बूलियन फंक्शन हैज अ वन और मोर बाइनरी इनपुट। ये बड़ी जनरल सी डेफिनेशन है, कभी भी किसी फंक्शन को डिफाइन करना हो तो ये उसकी डेफिनेशन काफी है। बूलियन का वर्ड निकाल दे तो आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो कि आप फंक्शन हैज अ वन और मोर बाइनरी इनपुट्स और मोर इनपुट्स एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल आउटपुट। बाइनरी और बूलियन का वर्ड निकाल दें। लेकिन अगर बाइनरी फंक्शन की बात करेंगे, बूलियन फंक्शन की बात करेंगे, तो इसका मतलब है एक ऐसा फंक्शन जो कि क्या करेगा, हैज अ वन और मोर बाइनरी इनपुट्स। इसके अंदर एक या एक से ज्यादा बाइनरी इनपुट्स होती है। बाइनरी इनपुट्स का मतलब है कि आप उस सर्किट के अंदर 0 और 1 को ही जस्ट इनपुट के तौर पे भेज रहे हो और डेफिनेटली जब वो आगे कंप्यूट करके आपको आंसर देगा तो वो भी 0 या 1 की फॉर्म में ही आंसर देगा। इसको जरा समझते हैं हम अपनी पहली एग्जांपल के साथ। पहले तो आप ये देखिए कि ये हमारे पास एक इनपुट है ए और ये हमारे पास एक इनपुट है बी। ठीक है जी, ये हम लोगों ने क्या किया, एक फंक्शन के अंदर दोनों इनपुट्स भेजी। तो ये समझ लीजिए हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है एफ ऑफ ए कॉमा बी। आप इसको कैपिटलाइज करके भी लिख सकते हैं। तो
तो एफ ऑफ ए कोमा बी यानी कि ये हमारा बुलियन फंक्शन है एंड दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए प्लस बी नॉट बी, कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन दरमियान में लॉजिकल ऑपरेशन सिर्फ इस्तेमाल करना है, इसके अलावा कोई ऑपरेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, अर्थमेटिक ऑपरेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर कोई भी ऐसी चीज कि जो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशन से रिलेट नहीं करती वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, ये 2 इनपुट्स जा रही है, आप 3 कर लें, 4 कर लें, 10 कर लें, कोई मसला नहीं है। 2 इनपुट्स जा रही है यानी कि मल्टीपल इनपुट्स जा रही है और आगे से सिंगल एक आउटपुट जनरेट हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये बेसिकली फंक्शन की एक समझ लीजिए इलस्ट्रेशन है, यानी कि आपको फंक्शन को डिस्क्राइब करना सिखा रहा हूं, उसको रिप्रेजेंट करना सिखा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। आप कर लें, कोई इशू नहीं है। अब इसमें अगर आपने समझना है, यहाँ पर हमने बाइनरी इनपुट्स भेजी है, 0 और 1 भेजा है और आंसर में भी हमें 0 या 1 ही मिलेगा। अब आप इसको समझिए जरा इस ऑपरेशन के साथ, ये हमारे पास एक कंप्लीट जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज बूलियन फंक्शन वेयर वी हैव टू इनपुट्स ए एंड बी एंड द एक्सप्रेशन इज ए डॉट बी, यानी कि जहां पर 2 वेरिएबल ए और बी क्या यूज कर रहे हैं, एक ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेशन यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज एंड ऑपरेशन। तो देखिए जी हमारे पास 2 इनपुट है ए और बी। मुझे जरा बताइएगा अगर 2 वेरिएबल्स इकट्ठे आ जाएं तो उसमें हमारे पास इनपुट्स कितनी होती हैं, आपको पता है उसमें 4 इनपुट्स होती हैं 2 वेरिएबल्स की, या दोनों जीरोस, या 1 0 1 1, या 1 1 1 0, या दोनों 1। इसके अलावा 2 वेरिएबल्स की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, 4 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब आपने ये फंक्शन कंप्यूट करना है, आप यहाँ पे बेशक एफ ऑफ ए कोमा बी लिख दें या आप ए डॉट बी लिख दें, दोनों चीजें ठीक है, बात तो एक ही ना, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही है। तो ए डॉट बी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा था कि ए डॉट बी कैसे काम करता है कि जब 2 चीजें आपस में मल्टीप्लाई करती है ना, 2 वेरिएबल्स आपस में या 2 बाइनरी डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सेम एंड भी वैसे ही काम करता है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 का आंसर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 का आंसर 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर 1। यानी कि आप आसान लफ्जों में ये समझ लीजिए कि एंड ऑपरेटर आपका एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो आपको हमेशा ट्रू आंसर तब देता है जब आपकी दोनों इनपुट्स ट्रू होती हैं। यानी कि अगर मैं यहां पर भी 1 भेजूं, यहां पर भी 1 भेजूं और दरमियान में ए एंड बी का लगा हुआ है ऑपरेशन, यानी कि फंक्शन यूज किया हुआ है, देन द आंसर विल बी 1। ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंगली अगर एक भी इनपुट 0 होगी तो आंसर आपका 0 आएगा फाइनल। तो ये बेसिक आपने इसको क्या करना है, आपकी बुक में इसको साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको एक्सप्लेन करें अच्छे तरीके से। आप इसको एक्सप्लेन करेंगे हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हो तो देन क्या आंसर आता है, कैसे आउटपुट जनरेट होती है, एंड देन आप एक ट्रूथ टेबल बना दे, किसी भी ऑपरेटर का बना दे, आपको और का इजी लगता है आप और का भी बना सकते हो। फिर आपने एक ऑपरेशन याद करना है, एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आपकी मर्जी, आप यहाँ पर प्लस लगा दो, आप यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ डॉट लगा दो, कोई इश्यू नहीं है। एग्जैक्ट आपको यही सेम बुक वाला ही यूज करना ये जरूरी नहीं है, ये फर्ज नहीं है हम पे। हाँ, हमने जस्ट एक क्या करना है, पहले एक सिंपल बुलियन फंक्शन की एग्जांपल दी, अब हम एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बुलियन फंक्शन यूज करने लगे हैं और बताने लगे हैं कि उसके अंदर वेरिएबल्स के कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं और वो क्या क्या आंसर्स हमें प्रोवाइड करेगा, वो कितनी इनपुट्स ले रहा है और वो कितनी आउटपुट जनरेट कर रहा है, वो क्या इनपुट्स ले रहा है और वो क्या आउटपुट जनरेट कर रहा है, यही हम पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे बेसिकली मैथमेटिकल एक वे है उसको डिस्क्राइब करने का, दैट इज कॉल्ड एज ट्रूथ टेबल। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास वेरिएबल, सबसे पहला काम पता है आपने क्या करना है, जब कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन आ जाए तो वेरिएबल्स काउंट करें। वी हैव टोटल 3 वेरिएबल्स ए बी एंड सी। आप बोलेंगे सर ए के ऊपर नॉट लगा हुआ है तो ये चौथा कंसीडर होगा, नो ये फोर्थ कंसीडर नहीं होगा, ये समझ लीजिए ए का ही एक अलग लिटरल है तो ये ए ही। तो टोटल वेरिएबल कितने हैं यहां से काउंट कर लें, 1 2 और 3। ले जी आप तीनों वेरिएबल्स लिखें ए बी एंड सी। सर आपने कहा था कि अगर 2 वेरिएबल हो तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज, तो अगर सर 3 वेरिएबल्स हो तो 3 वेरिएबल्स हो तो 2 की पावर, क्योंकि बाइनरी डाटा को कंप्यूट कर रहे हो, 2 की पावर 3 लिखे, 2 रेज़ टू पावर 3 कितना आ गया 8, इट विल बी इक्वल टू 8। तो आपने 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने। अब 3 चीजों के 8 कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं, देखिए 0 या तीनों जीरोस, या फिर क्या होगा जी ये 0 आएगा, ये 0 आएगा और ये 1 हो जाएगा, या फिर उसके अलावा इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है कि आपके पास यहाँ पे 0 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर भी, चले यहाँ पे दोबारा से हम 1 कर लेते हैं। ठीक है जी, पहले 1 के साथ 0 था, अब 1 के साथ दोबारा से 1 दे देते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी पॉसिबिलिटीज भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अब आपको तरीका बताता हूँ देसी फॉर्मूला। वो क्या, 4 टाइम्स जीरोस एंड 4 टाइम्स 1, 8 कर रहे हैं ना पूरे, तो 4 0 4 1, फिर इसको हाफ कर लें, 2 जीरोस 2 1s 2 जीरोस 2 1s एंड देन 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। ये जरा इजी मेथड है, क्विक मेथड है, बच्चों को आसानी से याद हो जाता है, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया कि आप एक्चुअली किस तरह से बनाते हो। एंड देन आपने क्या करना जी, तीनों सर वेरिएबल तो हो गए, फिर यहाँ पे तो चलो सिंपल था तो डायरेक्ट फाइंड कर लिया, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है तो आप आधा आधा कर रहे हैं ना इसको, आप इसका इतना हिस्सा पहले अलग फाइंड कर लें,
इतना हिस्सा इसका अलहदा फाइंड कर लें एंड देन दोनों को आपस में प्लस कर दीजिएगा। सर अगर हम पहले ये हिस्सा फाइंड करके देन ए के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ऐसा ना करें, कोशिश करें कि आप लोग जो है उसको समझने की कोशिश करें कि बेसिकली मल्टीप्लिकेशन की प्रेफरेंस ज्यादा होती है, प्रेसिडेंस ज्यादा होती है। पहले कोशिश करें कि इसको सोल्व कर लें, ठीक है जी। और हम सबसे पहले ए डॉट बी सोल्व कर लेते हैं, चले। देन फिर ये वाला अलग से ए नॉट एंड डॉट सी यूज कर लेते हैं। मैंने वैसे यहां पर ए नोट का बनाया नहीं है, आप ए नोट का भी पहले यहां से बना लें ताकि वो एक रो भी एक्स्ट्रा आएगी। चले यहां पर हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं अब जल्दी से, ए नॉट। अब जब कभी किसी के ऊपर नॉट ऑपरेटर होना तो कोशिश करें कि उसका एक अलग से कॉलम बना ले, वो कैलकुलेशन में आसानी होगी और कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हम ए डॉट बी यूज करेंगे, ठीक है जी। देन ए नॉट हो गया, फिर ए डॉट बी हो गया, फिर ए नॉट डॉट सी हो गया, सब कुछ फाइंड कर लिया। देन आपस में सबको मिलाकर एंड पे हम अपना फंक्शन जो हमारा है ए कॉमा बी कॉमा सी, आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले ए नॉट निकलवाते हैं। ए नॉट का मतलब क्या था, वो निगेट करता है। अगर जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, तो यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे क्या आंसर दे देगा, वन। चार जीरोस तो यहाँ पर चार वंस आ जाएंगे। अब ये वन है तो इसको वो जीरो बना देगा, ये वन है तो इसको भी वो क्या बना देगा जी, सॉरी ये अलाइनमेंट खराब ना हो वरना गड़बड़ हो जाएगी, हमें फिर समझ नहीं आएगा उसको मैनेज करना। यहाँ पे वन है तो ये इसको भी जीरो बना देगा, ये वन यहाँ आएगा, उसके बाद ये इसको भी जीरो बना देगा, ये दो वंस थे तो इनको भी जीरो बना देगा। एंड देन ए डॉट बी कैलकुलेट करना है, इन दोनों को यानी कि मल्टीप्लाई करना है। करें जिनको मल्टीप्लाई, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो का आंसर जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो का आंसर फिर से जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन का आंसर फिर से जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन का आंसर जीरो, वन मल्टीप्लाई बाय जीरो का आंसर फिर से जीरो, वन मल्टीप्लाई बाय जीरो का आंसर जीरो, एंड देन वन मल्टीप्लाई बाय वन एंड वन मल्टीप्लाई बाय वन का आंसर आ जाएगा वन वन, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, यानी कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के मुताबिक आप उसका आंसर लिखते जाएं। जीरो मल्टीप्लाई बाय वन का आंसर जीरो एंड वन मल्टीप्लाई बाय वन का आंसर वन, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन का आंसर जीरो, वन मल्टीप्लाई बाय वन का आंसर वन, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो का आंसर जीरो, वन मल्टीप्लाई बाय जीरो का आंसर भी जीरो, जीरो जीरो एंड देन ये भी जीरो, सिर्फ एक ही आपके पास वन बचा। देन एंड पे क्या करेंगे, अब हमने ये दोनों जो हमारे पास आए हैं एक्सप्रेशंस, इन दोनों एक्सप्रेशंस को प्लस करना है। प्लस का मतलब और ऑपरेटर, और ऑपरेटर में हम देखेंगे कि अगर एक भी वन आ गया तो फाइनल आंसर वन होगा। तो यहाँ पर देखें जीरो जीरो, ये तो ऑब्वियसली जीरो आएगा, जीरो प्लस वन का आंसर आ जाएगा वन, जीरो प्लस वन का आंसर आ जाएगा वन, तो ये जीरो, देन बाकी के फिर ये दो जीरोज आपके पास एंड देन ये दोनों वंस। नहीं जी, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो कंप्यूट कर लिया। ये बेसिकली आपने क्या किया, आपने डिफरेंट इनपुट्स देखी, आपने डिफरेंट इनपुट्स के कॉम्बिनेशंस बनाए एंड देन वो मल्टीपल इनपुट्स देकर हमें फाइनली क्या आउटपुट मिल रही है हमने वो सीखा। तो ये हमें एक फंक्शन को इस्तेमाल करना है कि फंक्शन के जरिए से कैसे कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, आउटपुट्स कैसे जनरेट करनी है। ये सिर्फ एक वैसा मेथड था, कोई भी एग्जाम्पल हो सकती है, आपको वो एक्सप्रेशन दे सकता है, याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन में आपने वो क्वेश्चन सोल्व करना। सिंपल देगा तो इस तरह का, अदरवाइज थोड़ा कॉम्प्लेक्स देगा तो इस तरह का। आप अगर एक आध की प्रैक्टिस कर लें अपने पास से तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा बूलियन फंक्शन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी बस। यूजेज इन कंप्यूटर, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लें अपने पास। अब इसमें क्या है जी, अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर इस इन बूलियन फंक्शंस का इस्तेमाल, डाटा प्रोसेसिंग में इस्तेमाल और कंट्रोल लॉजिक में। मैं आपको कई चीजें तो पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप समझ लें। अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं ना, बेसिकली प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, इनकी भी कैलकुलेशन जो है वो बेसिकली इसी तरह से होती है, यानी कि जैसे हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेशंस को या वेरिएबल्स को कंबाइन करके फंक्शन में इनपुट देकर हम लोगों ने सोल्व किया। तो जितने भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो भी बेसिकली बूलियन फंक्शंस के जरिए से कैलकुलेट आसानी से किए जा सकते हैं। सारी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है बेसिकली बूलियन फंक्शन के जरिए से परफॉर्म की जाती है इन द कंप्यूटर्स। इसके अलावा डाटा प्रोसेसिंग की बात करें तो हमारी रैम के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर जितना भी डाटा पड़ा हुआ है, कहीं पे अगर डिसीजन मेकिंग हो रही है, आप ये समझ लीजिए कि डाटा बेस जहां पे डाटा को स्टोर किया जाता है, वहां पर जहां पे डिसीजन मेकिंग होती है, यानी कि इफ एल्स का स्ट्रक्चर आगे जाके आप प्रोग्रामिंग में सीखेंगे भी, वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस को एंड और नॉट को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस को आपस में कंपेयर करके ना एक आंसर निकालना है। दो कंडीशंस है मेरे पास, मैंने दोनों से एक आंसर कंक्लूड करना है, तो वो भी कैसे होगा, हमारा बूलियन फंक्शंस के जरिए से। एंड देन कंट्रोल लॉजिक, ये बेसिकली कंट्रोल यूनिट का काम होता है। सीपीयू के अंदर ना हमारे पास दो यूनिट होते हैं ना सीपीयू के अंदर, एक एएलयू और एक सीयू, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सारी ऑपरेशंस परफॉर्म कर दी है अरिथमेटिक ऑपरेशंस किसने, बूलियन फंक्शंस ने। तो कंट्रोल यूनिट के अंदर भी सारा काम जो है कंट्रोल लॉजिक का, वो कौन करते हैं, बूलियन फंक्शंस ही परफॉर्म करते हैं। ये था आपका आज का लेक्चर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी टॉपिक का बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स के अंदर इसका थर्ड सेगमेंट डिस्कस करेंगे, लॉजिक गेट्स का। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।